और अब खबरें उत्तराखंड से। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूके SSSC की, जिससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 23वीं और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पंतनगर विश्वविद्यालय के रिटायर्ड अधिकारी दिनेश जोशी को गिरफ्तार किया गया है। एग्जाम पास करवाने के लिए जोशी ने 80 लाख रुपए लिए थे, ये बात भी सामने आई। पैसे लेकर हल्द्वानी के अभ्यर्थियों के लिए पेपर लीक किया था। दिनेश जोशी लंबे वक्त से STF की रडार पर था और अब दिनेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर अभी सिर्फ न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। लगातार इस पूरे बड़े मामले को, बड़े घोटाले को हम कवर कर रहे हैं। एक के बाद एक इसमें जो अपडेट आ रहे हैं वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब तक 23 गिरफ्तारी हो चुकी है। STF का शिकंजा कसता जा रहा है ऐसे तमाम लोगों पर जिन्होंने पेपर लीक में अपनी भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ CM धामी भी इस पूरे मामले को लेकर सख्त एक्शन में है। उनकी तरफ से कहा गया है कि एक भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग भी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, एक एक को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और ये 23वीं गिरफ्तारी है यूके SSSC पेपर लीक मामले में। गिरफ्तारी पंतनगर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड अधिकारी दिनेश जोशी की हुई है और दिनेश जोशी पर आरोप है कि इन्होंने 80 लाख रुपए लिए थे, पेपर लीक करवाया था। हल्द्वानी के अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक किया था और उनसे 80 लाख रुपए इन्होंने लिए थे। STF को भनक लग चुकी थी दिनेश जोशी की पहले ही। तमाम लोगों से पूछताछ के दौरान भी दिनेश का नाम सामने आया था, जिसके बाद से ही STF के रडार पर दिनेश थे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आएगी, उन परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के सबूत मिले हैं, जैसे लीक पेपर, CD, पेन ड्राइव पकड़े जाएंगे और सबूतों से साफ होगा कि गड़बड़ी हुई है, उन्हें कैंसिल किया जाएगा। इनमें ग्रेजुएट लेवल भर्ती, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी भर्ती, इसके अलावा सचिवालय रक्षक भर्ती, कनिष्ठ सहायक न्यायिक और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती भी शामिल है। वहीं जिन भर्तियों में रिजल्ट के बाद सरकारी नौकरी लग चुकी है, वहां कौन नौकरी करेगा, कैसे दागी हटाए जाएंगे, इस पर मुख्यमंत्री का कहना है कि इसका ऑब्जर्वेशन यानी परीक्षण करवाया जा रहा है। जहां पर जिन परीक्षाओं में भी बहुत ज़्यादा घपला आया है, जिनकी CD बनी है, पेन ड्राइव बनी है या पेपर लीक हुए हैं, ऐसी परीक्षाओं का हम आकलन करने के लिए हमने कहा है। जिसमें पूरी तरह से गड़बड़ पाई जाएगी, उनको अभी फिलहाल निरस्त करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी जाती हैं, रद्द कर दी जाती हैं, तो 2000 से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिन्हें नौकरी मिली है लेकिन वो प्रभावित होंगे। और अगली खबर है, राज्य में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक और भर्ती से जुड़ी हुई परीक्षा पर भी केस दर्ज हो गया है। सचिवालय रक्षक परीक्षा मामले में केस दर्ज किया गया है। सितंबर 2021 में यूके SSSC ने ही सचिवालय रक्षक भर्ती कराई थी और अनियमितताएं पाए जाने के बाद अब STF ने देहरादून के रायपुर थाने में केस दर्ज किया है। स्नातक भर्ती पेपर लीक के बाद कुछ दिन पहले ही सचिवालय रक्षक मामले की जांच भी STF को ही सौंपी गई थी और अब जल्द ही इस मामले में भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो भर्ती गड़बड़ियों में एक्शन हो रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आयोग के पूर्व अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कांग्रेस ने इसी सवाल को उठाया है और कहा है कि हर विभाग में नौकरियों के खेल की CBI जांच होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि CBI जांच का विकल्प खुला है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों को बेचने का जो खेल हुआ, उसकी CBI जांच की मांग जोर पकड़ती जा रही है। गुरुवार को कांग्रेस नेताओं ने राजभवन जाकर यही मांग राज्यपाल से की, ताकि नौकरियों का खेल करने वाले जेल जा सकें। यही वजह है कि सरकार पर आयोग के पूर्व अफसरों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सचिव हो या कोई और, कोई छूटेगा नहीं और जरूरत पड़ने पर CBI जांच का ऑप्शन भी खुला है। जहाँ सचिव की बात है, मैंने कहा कि जो भी सचिव ही नहीं, भर्ती घोटाले में कोई भी होगा, तो अगर वो कहीं आ रहा होगा तो उसको बचने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर ये जांच में कहीं कोई कमी होगी तो अगर कोई और विकल्प भी खुले हुए हैं, लेकिन पहले हम देख रहे हैं कि अगर हमारी स्टेट की एजेंसी जांच कर रही है, अगर वो सारे काम कर लेती है तो हम उस पर। एक आयोग में पेपर लीक हो जाए, हाकम सिंह पेपर किंग बन जाए और आयोग के अफसरों को पता ना चले, ये बात किसी के गले उतर नहीं रही। मामला सिर्फ इतना नहीं है, अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही घपले का अड्डा बन गया था, तो आयोग के पूर्व अध्यक्ष RBS रावत और S राजू की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो रही।
सचिव संतोष बडोनी से सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे? हाकम सिंह के इन अफसरों से कोई संबंध रहे? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का साफ कहना है कि सरकार को आयोग के पूर्व अध्यक्षों और पूर्व अफसरों से सवाल पूछने चाहिए कि 2016 की भर्ती में जो अध्यक्ष था और जो अभी की भर्ती में जो अध्यक्ष है, इनकी भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी से केवल इस्तीफा देने से इतिश्री नहीं हो सकती। और 2016 की भर्ती में जो व्यक्ति अध्यक्ष था, उसके ऊपर 2 सदस्यों ने आरोप लगाया था और जो आरोप रणबीर सिंह जी की जांच में सिद्ध भी हुए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पेपर लीक मामले में परीक्षा रद्द करने का फैसला लेना पड़ा, क्योंकि सवाल हजारों युवाओं के भविष्य का है। पर सवाल है, आयोग के जिन अफसरों पर युवाओं का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी थी, उन पर कब कार्रवाई करेगी सरकार? दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घपले वाली परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा कर दी है, पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसे सिर्फ एक कदम भर बताया है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल पूछा कि खिलवाड़ के जिम्मेदार चेहरे कब तक सामने आएंगे? लंबे वक्त से चल रहे घपलों में शासन और प्रशासन की चुप्पी पर सफाई कौन देगा? और परीक्षा रद्द करने के बाद उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा कब तक राज्य की जनता के सामने पेश किया जाएगा? और खिलवाड़ का उत्तरदायित्व कौन लेगा, सरकार या फिर पार्टी? यूके SSSC के साथ ही अब विधानसभा में भर्तियों का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा में पिछली सरकार में 129 नौकरियों का खेल हुआ। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की तरफ से सवाल खड़ा किया गया और कहा गया कि इन भर्तियों पर सवाल पूछा जाना स्वाभाविक है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में बड़े नेताओं के चहेतों को रेवड़ी की तरह नौकरियां बांटी गई, जिनमें पूर्व मंत्री, मौजूदा मंत्री और सरकार में मजबूत पैठ रखने वाले शामिल हैं। हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां विधानसभा में 543 अधिकारी और कर्मचारी हैं और उत्तराखंड में यूपी से भी ज्यादा 560 कर्मचारी अधिकारी हैं। न्यूज़ 18 उत्तराखंड ने आपको खबर दिखाई थी कि विधानसभा में भी भर्तियों के नाम पर बड़ी घपलेबाजी के आरोप लग रहे हैं। हालांकि स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार कर दिया था। तमाम मंत्रियों के PRO, OSD, उनकी पत्नियों का नौकरी में लगाया जाना यहाँ के युवाओं के साथ, उनके सपनों के साथ एक बार फिर कुठाराघात है। कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। ये परिपाटी और ये कार्यप्रणाली उत्तराखंड के लिए भविष्य में बहुत ही घातक और बहुत ही चिंतनीय, सोचनीय विषय होने जा रहा है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटे हुए तकरीबन 1.5 साल का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए आज भी वही मुख्यमंत्री हैं। नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग का प्रोग्राम हुआ, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद थे, लेकिन वहां जो बुकलेट बंटी उनमें त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री दिखाया गया। कांग्रेस ने इतनी बड़ी लापरवाही पर कहा है कि मंत्री धन सिंह रावत के नेतृत्व में विभाग कुंभकर्णी नींद सो रहा है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत की फोटो वाली बुकलेट से सरकार की किरकिरी कराने के बाद अधिकारियों की नींद टूटी है। तो प्रभारी सचिव आर राजेश ने नेशनल हेल्थ मिशन की 3 महिला डॉक्टर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया। तीनों से पूछा गया कि जो सामग्री प्रोग्राम में बटी उसे बांटने से पहले चेक क्यों नहीं किया गया। बाद यही पता नहीं है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, और आज नगर निगम में जो नेत्र विभाग की ओर से जो बुकलेट्स बांटी गई हैं उसमें त्रिवेंद्र रावत जी की फोटो लगी है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग अभी भी कुंभकर्ण की नींद में सोया है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी को हम कितने पहले प्रकरणों में घेर चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत मोटी खाल है, कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। देहरादून में 19 और 20 अगस्त को आई आपदा को लेकर अब राज्य का मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग आमने सामने आ गए हैं। मौसम विभाग ने कहा था कि उनके अलर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। उनके अलर्ट के बाद भी आपदा प्रबंधन विभाग ने समय पर एक्शन नहीं लिया। साथ ही साथ उनकी तरफ से सूचना दी गई, उसका कोई जवाब भी नहीं आया। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि ज्यादा बारिश के लिए जिला तो बताया गया, लेकिन खास जगह नहीं बताई गई थी, और अब पलटकर मौसम विभाग से इस बारे में पूछा गया तो कोई जवाब नहीं मिला है।
रात को 12 बजे जो अलर्ट आया है उसके कुछ ही देर बाद बादल फट चुका था, यानी कि आपदा प्रबंधन विभाग का यह भी कहना है कि अलर्ट बहुत देर से जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से। अब आपदा प्रबंधन विभाग ने ठीकरा मौसम विभाग पर फोड़ा है। सटीक तरह से अलर्ट जारी नहीं किया गया, जबकि मौसम विभाग का कहना है कि अलर्ट के बाद भी आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। अभी हमें जो वो मैप उपलब्ध कराते हैं वो PDF में उपलब्ध कराते हैं। हमने उनसे कहा है कि कृपया हमें वेब मैप सर्विस का मैप दें जो कि GIS बेस्ड होता है, उसको फिर हम GIS मैप पे ओवरले करके देखेंगे, तब हम पिन पॉइंटेड कितने लैट लॉन्ग पे कहाँ कितनी बारिश होने की संभावना बन रही है उसके लिए हम पिन पॉइंटेड अलर्ट जारी कर पाएंगे। जब तक वो नहीं मिलता है तब तक एक जनरल हम अलर्ट ही जारी कर पाते हैं। चीज़ें बिल्कुल दी गई है, जहाँ तक है जो नाव कास्ट उसमें ऑरेंज कर लिया गया है और जो लोकेशन थी कितनी रेन हो गई वो सब उसमें मेंशन है, और उसके बाद जो है फ़ोन से भी SEOC में बताया गया कि इधर टिहरी जिले के धनोल्टी क्षेत्र के आपदा प्रभावित ग्वाड़ गांव में अभी भी 4 लोग लापता हैं, जिसके लिए NDRF और SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी है। डीएम ने अधिकारियों को आपदा प्रभावित रगड़, सेरा, काटल, गमाली में हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश भी डीएम की तरफ से दिया गया है। वहीं रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों को राशन और राहत सामग्री बांटी जा चुकी है। डीएम का कहना है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रास्ते और बिजली पानी की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड के घरड़ा मखैत गांव में ग्रामीण टूटे हुए पेड़ के सहारे उफंती नदी को पार करने को मजबूर हैं। यहां इस उफंती नदी के पार एक शिव मंदिर के पास कई परिवार रहते हैं, जिनके सामने नदी को पार करना एक बड़ी चुनौती है। बुधवार को आई आपदा में यहां जाने वाला पुल इसी उफंती नदी में बह गया, लेकिन अब प्रशासन की टीम अभी तक नहीं पहुंची है, जिससे गाँव वालों में नाराजगी भी है। यहाँ से तो जो है ना, ये हम मंदिर मार्ग के लिए ये पेड़ काटे हमने, ये वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ का भी पुल टूट गया। ऊपर एक दूसरा पुल था, वो भी हमारे आने जाने का रास्ता जो ना सब खत्म हो गए। अगली खबर उत्तरकाशी, जहां गंगोत्री हाईवे पर हेलगुडाड़ के पास पहाड़ी से भूस्खलन होने की वजह से एक बार फिर से हाईवे बंद हो गया है। तेज धूप के बीच अचानक से हुए भूस्खलन से बीआरओ की मशीन और मजदूर बाल बाल बचे। हेलगुगाड़ के पास लैंडस्लाइड के चलते मार्ग बंद हो गया। फिर बीआरओ की मशीन रोड खोलने की कवायद कर रही थी। रोड खोलने के दौरान ही अचानक से फिर से मलबा नीचे आ गया। मजदूरों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। बाल बाल बची है इनकी जान, और इसी बीच यात्री और स्थानीय लोग एक बार फिर मार्ग में ही फंस गए हैं। बहुत ही खतरनाक ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक तरफ सड़क को खोलने का काम चल रहा था, बीआरओ की टीम मौजूद थी, लेकिन उसी वक्त पहाड़ी से मलबा बोल्डर गिरना शुरू हो गया, जिसके बाद मजदूरों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जो बीआरओ के अधीन है, पटवाड़ी से कुछ किलोमीटर आगे लैंडस्लाइड हुआ है सुबह से। वो लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, वहाँ पर मशीनें भी डिप्यूट की गई हैं और अधिकारी भी वहाँ पर तैनात हैं। जैसे ही लैंडस्लाइड होना रुकता है, उसके बाद ही काम सब हो पाएगा, सब बीआरओ द्वारा बताया गया, जिसमें भी समय लगता है। उधर किच्छा में 3 दिन पहले दोस्तों के साथ नहाने गया एक लड़का डैम की तेज बहाव में बह गया था, लेकिन दोस्तों ने घटना को छिपाए रखा। लड़के के घर नहीं पहुंचने पर परेशान उसके परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। जब कोई जानकारी नहीं मिली तब पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पता चला कि लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ डैम की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस ने दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने घटना की जानकारी दी और बताया कि नहाते वक्त तेज बहाव में वो बह गया। डर की वजह से इन लोगों ने न घर वालों को न पुलिस को कोई जानकारी दी। तो 3 दोस्तों के साथ नहाने गया था, जहां बच्चों ने बताया है 17 साल की उम्र है उसकी, बाकी छोटे बच्चे हैं 13-14 साल के। उन्होंने बताया कि वो कूदा और वो डूब गया है। इस बारे में काफ़ी तलाश की गई है, मगर अभी ऐसा कुछ बात पता नहीं चल पाई। NDRF की टीम और गोताखोर बुलाए गए उसकी तलाश। राज्य में आई आपदा के बाद SDRF लगातार लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। लोगों की तलाश के साथ साथ रास्तों को भी ठीक किया जा रहा है। आज टिहरी के कुमालडा में SDRF को खबर मिली थी कि चौकी क्षेत्र से रास्ता बहने से दिक्कत हो रही है, जिसके बाद SDRF की टीम पहुंची। वैकल्पिक मार्ग पर काम किया गया, अस्थायी पुल बनाया गया, जिससे लोगों तक राशन और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है।
नशे के कारोबार से जुड़े मामलों को लेकर बुधवार को दिल्ली से आई टीम ने टिहरी में अजीम अहमद के घर वालों से पूछताछ की और कई दस्तावेजों को खंगाला है। अजीम अहमद का टिहरी के बौराड़ी में घर और दुकान है, जिसे लेकर टीम पहले भी 2 बार टिहरी पहुंचकर छानबीन कर चुकी है। 2 मई को दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा अजीम को नशे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से लगातार टीम अजीम के जमीन और दुकानों की छानबीन कर रही है और परिजनों से पूछताछ भी की जा रही है। इसमें ये पूर्व में भी टीम आई थी, इसमें एनसीबी की टीम पूर्व में आई थी यहाँ पे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इसमें। और इसमें जो टिहरी का एक युवक है वो एनडीपीएस के मामले में पकड़ा गया था और उसी संबंध में ये पहले टीम आई थी और उसी संबंध में ये टीम आई थी अपनी अग्रिम कार्रवाई करने के लिए। अगली खबर अल्मोड़ा से, जहां पर नैनीसार में जमीन आवंटन मामले में हाईकोर्ट से जिंदल ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में निर्माण पर लगी रोक को हटा दिया है। आपको बता दें कि हरीश रावत सरकार ने अल्मोड़ा के नैनीसार में 353 नाली जमीन हिमांशु एजुकेशनल सोसाइटी को दी थी, जिसके बाद अल्मोड़ा निवासी पीसी तिवारी और विशन सिंह की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रदेश सरकार ने 2015 में जमीन को गैर कानूनी रूप से उद्योगपति द्वारा संचालित हिमांशु एजुकेशनल सोसाइटी को दी है। जिंदल ग्रुप की इस सोसाइटी को अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल खोलने के लिए जमीन दी गई। इस जमीन से पहले स्थानीय ग्रामीणों की सहमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद साल 2019 में हाईकोर्ट ने हरीश रावत सरकार द्वारा की गई जमीन आवंटन पर रोक लगा दी। रिस्टोरेशन एप्लीकेशन थी, कोर्ट ने कहा रिस्टोर तो कर देते हैं, लेकिन ये कहा कि हम स्टे वेकेट करते हैं। और जो वो एजुकेशनल सोसाइटी जो बना रही थी उनसे कहा तो आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करो और काम आगे बढ़ता जाए। 25 अगस्त को जैती के अगस्त क्रांति के सालम शहीदों को हर साल श्रद्धांजलि दी जाती है। आज सीएम धामी ने धामदेव में पहुंचकर नरसिंह और टीका सिंह को श्रद्धांजलि दी। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड शहीदों की धरती है। मैं सालम क्रांति के नायकों को, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को, नरसिंह जी को, टीका सिंह जी को और उनके साथियों को, सभी को आज के इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और आने वाले समय में ये देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अमर शहीद हमारे सभी आने वाली नौजवान पीढ़ियों के स्मरण में रहें। निरंतर जो है सभी स्थानों पर जहाँ जहाँ शहीद हुए हैं, जहाँ जहाँ देश की आज़ादी में बड़े पैमाने पर लोगों ने को बलिदान दिया है, वहाँ स्मारक बनाए। इधर उत्तराखंड बीजेपी अपने संगठन के लिहाज से बड़े जिलों को तोड़कर 5 और नए जिले बनाने जा रही है। बीजेपी में अभी देहरादून जिले को 2 जिलों में बांटकर संगठन की दृष्टि से 14 जिले हैं। बीजेपी अब पौड़ी जिले को तोड़कर कोटद्वार, यूएस नगर जिले को तोड़कर काशीपुर, अल्मोड़ा जिले को तोड़कर रानीखेत और हरिद्वार को तोड़कर रुड़की और देहरादून जिले में ऋषिकेश को सांगठनिक दृष्टि से अलग जिला बनाकर कुल 19 जिले बनाना चाहती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना था कि सांगठनिक दृष्टि से 5 नए जिले बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। जिले में कौन कौन होंगे, बीजेपी अध्यक्ष इनका खुलासा करने से फिलहाल बच रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उसी समय बीजेपी का यह प्रस्ताव उसके फेसबुक पेज पर लीक हो गया। कुछ देर बाद जब पार्टी को इस चूक का एहसास हुआ तो आनंद फानन में इसे हटाया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।